जय हिंद दोस्तों। A1 एडवांस क्लास के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अरुण सर और अजय सर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ वीडियो मैथ के भी श्याम सर द्वारा दिया गया होगा। अब हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। हम आपको केमिस्ट्री की शुरुआत कक्षा 9 से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कक्षा 9, 10, 11, 12 पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा कि 9 का सिलेबस छोटा है, इसलिए हमने सोचा कि 9 का सिलेबस 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 का। आप लोगों को मालूम होगा एनसीईआरटी के अनुसार हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वह है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जनरली कोई जो आपका चैप्टर है वो तो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी आज हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक ढंग से उसको अपने ज्ञान में कैसे इंक्लूड करना है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोगों के आसपास जितने भी मटेरियल पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली हम लोग पदार्थ तो देख लेते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस पदार्थ को आप डिफाइन करिए कि कैसे बताएंगे, तो हम लोग उसमें थोड़े कन्फ्यूज होने लगते हैं। क्या बोले, जानते तो हैं लेकिन बोलने में थोड़ी हेजिटेशन होती है। आज उसको देखते हैं। देखिए, पदार्थ कहें चाहे द्रव्य कहें, आपके एनसीईआरटी में या बुक में ज़्यादातर द्रव्य मिला रहता है, इसलिए मैंने दोनों शब्द लिख दिए हैं। चाहे हम लोग पदार्थ कहें चाहे द्रव्य कहें, हो सकता है कभी कभी वस्तु भी मिले, तो आप लोग चाहे द्रव्य कहें चाहे वस्तु कहें, मतलब सब एक ही है। पदार्थ को अगर हम लोग कहना चाहें तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है उसी को पदार्थ कहा जाता है। हम लोगों के बोलचाल की भाषा में सही लग रहा है कि जो कोई भी वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी है वही क्या है, द्रव्य है या पदार्थ है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकी ढंग से देखना चाहें तो वैज्ञानिकी ढंग से हम लोगों को दो चीज़ों को इंक्लूड करना होगा कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है वह वस्तु द्रव्य कहलाती है या पदार्थ कहलाता है। अब इस तरह से आप लोग देखेंगे तो हम लोगों के आसपास वास्तव में जितनी चीज़ें दिख रही हैं सब वस्तु हैं या द्रव्य हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम लोग अनुभव तो करते हैं लेकिन वास्तव में वह द्रव्य नहीं है। जैसे हम लोगों के आसपास पदार्थ है, वह पदार्थ है जिसका आप अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन वह न तो स्थान घेरता है न ही उसका द्रव्यमान है। तो यह जो प्रकाश है वह द्रव्य की श्रेणी में नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं आप हमारी ध्वनि का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वह द्रव्य नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने सटीक डिफिनीशन में पढ़ा होगा कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ भार होता है और जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वही द्रव्य है। तो बात सही है, हम लोगों के आसपास दिखने वाली तो हर चीज़ द्रव्य है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, यह सब द्रव्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब बात अगर हम लोग करें कि द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो द्रव्य मूल रूप से भौतिक अवस्था देखी जाए तो तीन होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पदार्थ की कुल 6 अवस्थाएं वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जा चुकी हैं, जिसमें चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और 60वीं अवस्था होती है फर्मियानिक कंडेंसेट। लेकिन अगर आप कभी कंपटीशन देंगे तो उसमें अभी 5 ही ऑप्शन में आते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई कुल द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, तो उसमें केवल 5 ही ऑप्शन रहेगा। आप लोग 5 को सेलेक्ट करिएगा, लेकिन एक्चुअल में खोजी जा चुकी हैं अब तक 6। अब हम लोग बारी बारी समझते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार आपको ठोस द्रव और गैस को ही जानना है, तो उसको देखते हैं। बाकी कभी आपको की इच्छा रही अगर आप कमेंट करते हैं तो आप लोगों को प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और फर्मियानिक कंडेंसेट को भी समझा देंगे। बात करते हैं ठोस की। तो ठोस के लिए आप लोग एक बचपन से डिफिनीशन पढ़ते हैं कि वह वस्तु जो जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित हो वही क्या है, ठोस है। आज भी वह डिफिनीशन आपके लिए सही है, लेकिन हम लोग कुछ और भी गुण देख लेते हैं कि जैसे ठोस जितने भी होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, उनका एक निश्चित आयतन होता है और ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इनके जो कण होते हैं, घटक कण, यानी जिस चीज़ से बने होते हैं वह बहुत पास पास होते हैं। इनके बीच में गैप न के बराबर होता है, या हम यूँ कह सकते हैं होता ही नहीं है। संविद्धता का मतलब होता है कि जैसे हम किसी वस्तु को दबाते हैं तो वह दब जाता है, उसका आयतन थोड़ा, आकृति थोड़ी बदल जाती है। अगर यह गुण किसी में पाया जाता है तो उसे संपीड्यता कहा जाता है। जैसे आप फूले हुए गुब्बारे को चाहें तो दबा के उसके आयतन आकृति को बदल सकते हैं, वो गुण होता है संपीड्यता का। लेकिन आप देखेंगे ठोस को, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लोहे की कोई वस्तु हो, आप उससे सोचें कि हम दबा के उसके आकार को बदल दें, आकृति को बदल दें, तो ऐसा संभव नहीं है। यह गुण ही संपीड्यता कहलाता है, यानी किसी चीज़ के आकार में परिवर्तन कर लेते हैं तो असंपीड्य है। अगर आकार आकृति में दाब लगा के परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो वह असंपीड्य है। तो जितने भी ठोस होते हैं वह संपीड्य नहीं होते हैं, इसीलिए हमने लिखा है कि इनमें संपीड्यता नगण्य होती है। दूसरा होता है द्रव। तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अगर हम पानी को गिलास में ले, तो अगर हम गिलास को हटा हुआ मान लें कल्पना के तौर पे, तो आप मानेंगे कि गिलास का जो आकार था वही आपके द्रव यानी पानी का आकार होगा। अगर हम उसे कटोरी में ले लेते हैं तो उसका कटोरी का, बाल्टी में ले लिए तो बाल्टी का, यानी इसका खुद का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है कि वह कितना बड़ा होगा, कैसा होगा। तो हम कह सकते हैं द्रव का आयतन निश्चित होता है।
और आप लोगों ने देखा होगा कि द्रव के कहीं अगर रखा जाए खुले में तो बहने का गुण पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने नदियों को बहने का नाम सुना ही होगा, नदियाँ कितनी बहती हैं, तो ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन जल में बहने का गुण, या हम कह सकते हैं द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान रहता है। हमने अभी आपको बताया कि ठोस के कणों के बीच कोई गैप नहीं है, द्रव में रहता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इनमें गैप रहता है। चूँकि अब गैप है तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैप भरे जाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ा बहुत दबेगा, इसीलिए हमने लिखा है कि इसमें कुछ संपीड़न होता है। अब अगर हम नेक्स्ट बारी आती है हम लोगों की गैस की, गैस का न तो आकार होता है न तो आयतन निश्चित होता है, दोनों आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं इसके। बात रही बहने की, तो आप लोग जानते हैं गैस को अगर सिलेंडर को छोड़ दिया जाए तो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, इसका मतलब बहने का बहुत अधिक गुण पाया जाता है इसमें गैसों में। फिर इनके बीच अगर गैप देखा जाए तो आप जानते हैं कि सिलेंडर में काफ़ी अधिक मात्रा में गैस भर दी जाती है, इसका मतलब ये संपीड्य होते हैं, दबते हैं तभी तो इन्हें दबा के गैस में सिलेंडर में भर दिया जाता है, यानी इनके कणों के बीच गैप भी बहुत अधिक होता है और इन पर संपीड्यता भी होती है, यानी इन्हें प्रेशर लगा के दबाया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आसपास हम लोगों के बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं, वो परिवर्तन कितने तरीके से होते हैं उनको समझें। तो देखिए हम लोगों के आसपास जितने भी परिवर्तन होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन हो सकता है या तो रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसको समझते हैं। देखें एक कॉमन सेंस में हम लोग बोले हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ कोई नया पदार्थ बन जाता है वह परिवर्तन रासायनिक होता है, और जहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग बारीकी से इसको समझने की कोशिश करें तो जब भौतिक परिवर्तन होता है तो जो पदार्थ रहता है उसके गुणधर्म और आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं जब पदार्थ के गुणधर्म और आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे किसी पदार्थ का रंग बदल दें, रूप बदल दें, आकार आकृति बदल दें, तो जैसे हम लोगों का बोर्ड वाइट है, इसको हम ब्लैक कर दिए तब भी ये ब्लैक बोर्ड ही रहा, ऐसे है तो वाइट बोर्ड रहा। ऐसा नहीं है कि इसको हमने काला कर दिया तो ये भैंस हो गया, काला करने पर भी यह बोर्ड ही रहेगा। इस नया वस्तु कोई नहीं बन रहा है, नया मटेरियल नहीं बन रहा है। तो जब कोई नया चीज़ नहीं बनता है तो परिवर्तन भौतिक है, और अगर नया मटेरियल बन जाता है तो रासायनिक। अब जैसे हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के एग्जांपल में, जैसे फल का पकना, पका हुआ फल और कच्चे फल में अंतर होता है, तो फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर पानी का उबलना देखा जाए तो यह भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। कोई चीज़ आकार आकृति आप बदल देते हैं तो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में देखें तो हम लोगों को केवल भौतिक परिवर्तन को ही समझना है, रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को कक्षा 10वीं के पहले अध्याय में समझाया जाएगा। भौतिक परिवर्तनों में देखें तो जैसे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, वाष्पन, ऊर्ध्वापातन और संघनन। अब बारी बारी से इनको समझते हैं कि यह क्या होते हैं। देखिए क्वथनांक, क्वथनांक को अंग्रेजी में कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग यूपी से होंगे, बिहार से होंगे तो जनरली हम लोग उबलना बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ कोई मुंबई से लड़का है तो हम लोग उबाला अंडा बोलते हैं, और वो बोलता है बॉयल अंडा। बॉयल का मतलब ही होता है उबलना, इसीलिए इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वो बात अलग है कि क्वथनांक से आपको कुछ अनुमान न लग पाता रहा हो कि यह है क्या। तो उबलना, हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है तो जिस ताप पर वह उबलना शुरू कर देता है वह ताप ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, और उस पदार्थ के उबलने की क्रिया क्वथन कहलाती है। जैसे अगर आप जल को गर्म करते जाएं और लगभग उसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड तक बढ़ा देते हैं तो वह उबलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तापमान 100 सेंटीग्रेड है वो जल का क्वथनांक है, लेकिन जो उबल रहा है वो क्रिया क्वथन है। तो जल का क्वथनांक क्या हो गया, 100 सेंटीग्रेड हुआ। गलनांक, गलनांक का मतलब होता है किसी चीज़ का गल जाना। अगर कोई चीज़ गलेगा तो वह पहले ठोस अवस्था में होना। जैसे आप लोग आइसक्रीम गल गया, आइसक्रीम गलने का मतलब पहले आइसक्रीम ठोस अवस्था में था, लेकिन अब वह जब गल गया तो द्रव अवस्था में है। बस इसी को ऐसे ही डिफाइन कर देना है कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने की क्रिया क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बर्फ़ को 0 सेंटीग्रेड पर ला दें तो क्या होता है, गलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हम लोगों का हिमांक। हिमांक का मतलब होता है हिम बर्फ से रिलेटेड। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ जम जाए। अब कोई चीज़ जमेगा कब, जब वह द्रव अवस्था में रहेगा और ठोस अवस्था में चला जाए। तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला गया तो जम गया। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा तो यही कह सकते हैं कि कोई पदार्थ जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला जाता है तब उसे कहा जाता है हिमांक। जैसे जल का हिमांक 0 सेंटीग्रेड होता है। अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गलनांक भी 0 सेंटीग्रेड और हिमांक भी 0 सेंटीग्रेड, आखिर ये बात क्या है।
तो एक्चुअल में देखा जाए तो 0 सेंटीग्रेड पर गलनांक और हिमांक एक दूसरे के साम्य में रहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक बार में ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, बातें समझ में आ जाएंगे। देखें 0 सेंटीग्रेड पे होता है ये है कि अगर आप सपोज कर लीजिए कि 1 लीटर पानी लिए हैं तो 1 लीटर पानी 0 सेंटीग्रेड पर आधा बर्फ़ बन जाएगा। इसका मतलब जल का हिमांक हो गया 0 सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप 0 सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ़ लेते हैं तो वो आधा गल के पानी हो जाएगा। इसका मतलब बर्फ़ भी 0 सेंटीग्रेड पे गल जा रहा है और पानी 0 सेंटीग्रेड पे जम जा रहा है। तो दोनों क्रियाएं 0 सेंटीग्रेड पर ही हो रही हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि गलनांक भी 0 सेंटीग्रेड जल का और हिमांक भी 0 सेंटीग्रेड, मतलब ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से साम्य पे स्थापित रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वाष्पन पे कि वाष्पन क्या होता है। तो वाष्पन का पहले सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यह है कि हम लोग जो कपड़े साफ करते हैं सूख जाते हैं, वो एक्चुअल में वाष्पन के कारण सूखते हैं। अब देखिए गीले कपड़े और सूखे कपड़े में अंतर यह है कि गीले कपड़े में जल के अणु रहते हैं और जब कपड़ा सूख गया तो उससे जल के अणु उसकी कपड़े की सतह को छोड़कर वायुमंडल में चले गए। बस यही बात हम लोगों को बोल देनी है डिफाइंड के तौर पर कि जब कभी द्रव के सतह के अणु उसको स्वतः छोड़कर वायुमंडल में जाने लगते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमने अभी देखा कि क्वथनांक के लिए 0 सेंटीग्रेड, गलनांक के लिए 0, हिमांक के लिए 0, लेकिन वाष्पन के लिए किसी तापमान की ज़रूरत नहीं होती है। यह प्रत्येक प्रक्रिया तापमान पे होता रहता है, लेकिन इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ठंडी के मौसम में लेट में सूखता है। इसका कारण यह है कि गर्मी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है और तापमान घटने के साथ साथ वाष्पन की दर भी घट जाती है। इसी के साथ साथ हवा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने खुद एक किया होगा अपने जीवन में, जैसे जब बारिश वारिश होने लगे और कपड़े ना सूखे तो आप घर में कपड़े को रख के पंखा चालू कर देते हैं, तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया वाष्पन को तापमान तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन तापमान के साथ साथ हवा की स्पीड भी प्रभावित कर रही है। अगर हवा की तेज़ हो जाए गति तो वाष्पन की दर भी क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इसको 2 चीज़ें प्रभावित करेंगी। एक तापमान जितना अधिक होगा वाष्पन की दर भी उतनी अधिक होगी। दूसरी हवा की स्पीड, जितनी तेज़ हवा चलेगी वाष्पन की दर भी उतनी तेज होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातन। देखिए भौतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है कि अगर हम किसी भी चीज़ के तापमान को बढ़ाते हैं तो ठोस में जाता है, ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। एग्जाम्पल आप पानी बर्फ़ से समझिए। अगर हम बर्फ़ को गर्म करें तो बर्फ़ पहले जल में बदलेगा, फिर अगर हम उसको और गर्म करें तो जल वाष्प में बदल जाता है। बर्फ़ ठोस अवस्था है, जल द्रव अवस्था है, वाष्प गैस अवस्था है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं प्रकृति में जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वह ठोस से सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कपूर। अगर कपूर को जलाया जाए तो उससे कोई द्रव नहीं बनता है, जबकि कपूर ठोस अवस्था है। वो ठोस अवस्था सीधे किस में बदल जाती है? गैस अवस्था में। एक दूसरा एग्जाम्पल आता है नौसादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है। उसको भी अगर गर्म किया जाएगा तो वह द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में। तो किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट आता है संघनन, कि संघनन को हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए संघनन का मतलब होता है कि किसी भी द्रव के वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन। अगर कोई इस एक्चुअल में देखा जाए तो यह हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा अगर कभी गर्म दूध ले लिया जाए और उसको ढक्कन बंद करके रख दिया जाए, जब आप ढक्कन को खोलते हैं तो देखते हैं ढक्कन के ऊपर पानी का वाष्प जमा रहता है। तो एक्चुअल में दूध से पानी वाष्प के रूप में यानी गैस के रूप में आया था और वह वाष्प ढक्कन तक आते आते ठंडा हो गई, जिसके कारण वह द्रव में बदल गई। वही जो वाष्प द्रव में बदला वह क्रिया क्या था? संघनन था। हम लोगों के दैनिक जीवन में तो ऐसे संघनन के बहुत से एग्जाम्पल होते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन अगर हम लोग सोचें कि प्रयोगशाला में संघनन की क्रिया किससे करवाई जाती है, तो प्रयोगशाला में आप केमिस्ट्री के लैब में देखेंगे एक संघनित्र नामक यंत्र होता है जिसमें संघनन की क्रिया करवाई जाती है। तो इसी के साथ हम लोगों का यह चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे, और बाकी अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप A1 एडवांस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचते रहें। अगला वीडियो हम इसका जल्द ही लाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।